वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चे जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों का खेलना, तो प्ले। बच्चे खेलते हैं, खेलने से वो बहुत कुछ सीखते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि बच्चे खेलने से क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, तो खेल क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, ये हमें समझना है। फिर खेल के प्रकार जो है वो हमें समझने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ प्ले। टाइप्स ऑफ प्ले, इसमें सबसे पहली बात तो यही करते हैं कि भाई खेलना है क्यों, मतलब बच्चों को खेलने से कहां पे हेल्प मिलती है। तो प्ले जो है, हाउ हेल्पफुल दे आर। हेल्पफुल, क्या वो जरूरी है, क्या वो हेल्पफुल है? बिल्कुल जरूरी है। देखो, जब बच्चे खेलते हैं तो सबसे पहली चीज तो खेलने से बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो बच्चों को डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, बच्चों को लर्निंग में हेल्प मिलती है। तो हेल्पफुल कहां पे है बच्चों के? डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में हर तरह से डेवलप होते हैं बच्चे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो। इसी तरह से लर्निंग, सीखने में बहुत हेल्प मिलती है, सीखने में बहुत मदद मिलती है जब बच्चे खेलते हैं। तो खेलना एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे खेल के टाइम वेस्ट करते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जो कि अर्ली चाइल्डहुड के हैं, जैसे 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए खेलना बहुत जरूरी है। खेलने से उनका बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है और क्या डेवलपमेंट होता है? तो जैसे कि मैंने डेवलपमेंट में बोला, डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलप होती है वो है उनके मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स, मांसपेशियों के कौशल। बच्चों की ना खेलने से बॉडी डेवलप होती है, चलना दौड़ना, हाथों से खेलना, तो बॉडी जो है उसकी जो मसल्स हैं वो डेवलप होती है और उसको बोलते हैं मोटर स्किल्स। तो बच्चों के मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर फिजिकल ग्रोथ होती है, जैसे बच्चे भाग दौड़ करते हैं तो उनको उनकी मसल्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है। सिर्फ नॉट कंट्रोल, मोटर स्किल्स में मेनली कंट्रोल आता है, बट साइज वगैरह में भी, और कितना वो खेल सकते हैं, कितने उनकी स्टैमिना है, वो सब डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ। तो बच्चों को फिजिकल ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है प्ले से। तो प्ले को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिकल ग्रोथ के लिए, बच्चों की मांसपेशियां विकसित करने के लिए बच्चों को बहुत सारी तरह से खेलने के मौके मिलने चाहिए, हर तरह से खेलने के मौके मिलने चाहिए। अब बात करते हैं लर्निंग में। तो लर्निंग में बच्चों को कहां हेल्प मिलती है? बच्चे जब खेलते हैं तो उनको प्लानिंग में और स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलती है। तो बच्चों को प्ले जो है वो हेल्प करते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में प्ले जो है वो हेल्प करते हैं स्ट्रैटेजी में। तो बच्चे मतलब थोड़ा ये कह सकते हो आप, उनका मानसिक विकास हो रहा है, वो सोचना सीख रहे हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है जब वो प्लानिंग कर रहे हैं, जब वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। फिर प्ले जो है एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे मतलब ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो थिंकिंग में भी हेल्प मिल रही है। यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी बच्चों को हेल्प मिलती है। फिर अब हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप में होते हैं तो बच्चे ग्रुप में काम करना सीखते हैं, तो ग्रुप वर्क सीखते हैं। ग्रुप वर्क का मतलब क्या है? कोऑपरेशन। बच्चे कोऑपरेट करना सीखते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, बट ये भी जरूरी है सीखना। बच्चे कंपटीशन सीखते हैं, कैसे compete किया जाए। कंपटीशन में बच्चे कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, तो हारने जीतने का जो सिस्टम है वो सीखते हैं कि हम कभी हार भी सकते हैं, हम कभी जीत भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जब खेलते हैं तो बीच बीच में उनके झगड़े होते हैं, तो झगड़ों को सुलझाना सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीखते हैं। तो बच्चों को ना खेलना, मतलब आप ये नहीं कह सकते बेकार की चीजें। देखो कितने सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी जो हेल्पफुल हैं, जो बच्चे सीखते हैं। फिर अब बात करते हैं, जब बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है लोगों के साथ मिलकर कैसे रहना है, समाज के साथ मिलकर कैसे रहना है, समाज के नियमों को कैसे उनका पालन करना है, वो सब सीखते हैं। और उसके टर्म है सोशलाइजेशन। तो बच्चों को सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है प्ले से। फिर खेल में बच्चे बातचीत करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें भी हेल्प मिलती है हमें। तो बच्चों को अगर हमें लैंग्वेज सिखानी है, खेलने दो। बच्चों को अगर हमें सामाजिकरण उनका करना है, खेलने दो। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, आपस में जो झगड़ा हो गया उसको कैसे सुलझाना है, खेलने दो। थोड़ा बहुत कंपटीशन सीखने दो। कोऑपरेशन तो बहुत ही जरूरी है, ग्रुप वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फिजिकल ग्रोथ, मोटर स्किल, लर्निंग, डेवलपमेंट, मतलब बहुत जरूरी है खेलना। तो आप ये नहीं कह सकते खेलने से बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। अब बात करते हैं खेल के प्रकार की। तो खेल पे जो रिसर्च करी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मिल्ड्रेड पार्टन। तो सोशियोलॉजिस्ट मिल्ड्रेड पार्टन ने, मिल्ड्रेड पार्टन, इन्होंने बोला कि खेल जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6
टाइप्स। तो इन्होंने 6 प्रकार दिए हैं, वो 6 प्रकार हमें पता होने चाहिए, हालांकि उन 6 प्रकार के अलावा भी कुछ प्रकार हो सकते हैं। तो इन्होंने 6 टाइप्स के प्ले दिए हैं, वो हमें पता होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो प्ले दिए हैं मिल्ड्रेड पार्टन ने 6 टाइप्स के, ये दिए हैं 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों के लिए। तो अर्ली चाइल्डहुड को मिल्ड्रेड पार्टन, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को कहा है प्ले एज, जिसमें बच्चे खेलते हैं और हर तरह से खेलते हैं, खिलौनों से भी खेलते हैं, फ्रेंड्स भी बनाते हैं, हर तरह से। तो प्ले एज कौन सी है अकॉर्डिंग टू मिल्ड्रेड पार्टन? 2 से लेकर 6 साल तक। ठीक है, तो कौन कौन से प्ले इन्होंने बताए। अभी जो यहाँ पे मैं 6 टाइप के प्ले लिखूंगा ना, ये ऑर्डर में है, सबसे पहला वाला बच्चे सबसे पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो सबसे पहला जो है, सबसे छोटे बच्चे हैं और मतलब बहुत छोटे, 2 साल के कह सकते हो, 2 साल के बच्चे हैं और ये कुछ अलग तरह से खेलते हैं, उसमें खेलने जैसा कुछ दिखता नहीं है, बट मिल्ड्रेड पार्टन उनको खेलना मानती है अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड नाम है अनऑक्यूपाइड, या दूसरा नाम है इसका फंक्शनल प्ले। अनऑक्यूपाइड या फंक्शनल प्ले। अभी अनऑक्यूपाइड वर्ड का मतलब क्या है कि बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली है, बट खाली किस तरह का है? देखो ये ऐसी स्टेज है जहां पे आपको दिखेगा नहीं कि बच्चा खेल रहा है, मतलब एज सच देयर इज नो प्लेइंग, कुछ खेलने जैसा नहीं हो रहा, बट हो क्या रहा है? जैसे बच्चे के पास गाड़ी है, वो उसको ऐसे आगे पीछे घुमाया जा रहा है, या वो घर में रूम में इधर से उधर भाग रहा है, मतलब कोई एम नहीं है उसका। अनऑक्यूपाइड प्ले में या फंक्शनल प्ले में ना कोई एज सच एम नहीं होता, कोई इंटेंशन नहीं होती, मैं गाड़ी आगे पीछे क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मैं कमरे में इधर से उधर क्यों भाग रहा हूं, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। बट ये जो तरीका है मिल्ड्रेड पार्टन क्या मानती है, जो अनऑक्यूपाइड प्ले है, इससे बच्चा आगे के लिए सीखता है। क्यों? जब वो गाड़ी को आगे पीछे घुमा रहा है, मसल्स डेवलप हो रही हैं, घर में इधर से उधर भाग रहा है, मसल्स डेवलप हो रही हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट तो हो रहा है, कुछ सीखने को भी हो सकता है, मिल रहा हो। तो अभी हमें इनमें से नहीं पता कि एज सच बहुत क्या सीखने को मिल रहा है, बट अनऑक्यूपाइड प्ले आगे के फ्यूचर के लिए बच्चे को हेल्प करते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा डेवलप होगा इनसे और फिर आगे और खेलना शुरू करेगा। ठीक है, फिर आता है बच्चा दूसरे लेवल पे, जिसको बोला गया सोलिटरी या इंडिपेंडेंट प्ले। इंडिपेंडेंट या सोलिटरी प्ले। तो दूसरा है इंडिपेंडेंट या सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। इंडिपेंडेंट का मतलब भी वही है, एक तरह से अकेला बच्चा। तो इसमें क्या होगा, अब बच्चा यहाँ पे खेल रहा है बट अकेला खेल रहा है। देखो अभी भी बच्चा यहाँ पे 2 से लेके 3 साल मैक्सिमम मान लो आप, तो 2 से 3 साल का बच्चा है, अकेला ही खेल रहा है, घर में ही रहता है बच्चा, अभी प्लेग्राउंड जाना तो बहुत ज्यादा शुरू नहीं किया ना। हालांकि ऐसा हो सकता है कि बच्चे के घर में और फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके साथ खेल रहा है, तो उसके लिए आगे के प्ले हैं। तो इंडिपेंडेंट प्ले में क्या होगा, बच्चा खेल रहा है अकेला, और खेल कैसे रहा है, वो अपने आप को एंटरटेन कर रहा है। जैसे गाड़ी है, उसको धक्का दिया, फिर खुद ही हंसने लग गया, फिर जाके उसको उठाया, फिर से धक्का दिया, फिर हंसने लग गया। तो बच्चा सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है, मतलब अपने आप में ही एक इंडिविजुअल ऐसा बन रहा है जो कि खुद की हेल्प खुद कर सकता है। तो बच्चा जो है, अब वो गाड़ी जब चलाता है, जब गाड़ी आगे चलेगी तो खुद जाएगा उस पर, उसको उठा के लेके आएगा, फिर से फेंकेगा। ऐसी बॉल से खेल रहा है, तो बच्चा अकेला ही खेल रहा है, खिलौने हैं उसके पास, अकेला खेलने लगा है, उसको जैसे भी खेल रहा है और खुद ही कर रहा है सब कुछ, मतलब किसी से हेल्प नहीं ले रहा है। इसलिए इसको कहा गया इंडिपेंडेंट या सोलिटरी प्ले। यहां बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखता है? इंडिपेंडेंट बनना, सेल्फ सफिशिएंट बनना। और अभी यहाँ पे इस एज के बच्चों की बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं है। तो जैसे बच्चे का कोई खिलौना गिर गया तो वो थोड़ा सा रोएगा और आपकी तरफ देखेगा, और आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो खुद जाके उठा लेगा। बोलना नहीं आया बहुत अच्छे से, मतलब शायद आ भी सकता है, वो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है, बट कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, तब हम उसको इंडिपेंडेंट प्ले कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और वो पहुंचता है थर्ड, जिसको कहा गया ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले, ऑन लुकर का मतलब क्या है? दूसरे को खेलते हुए देखना। देखो ये भी खेलने का तरीका है, मिल्ड्रेड पार्टन मानती है दूसरे को खेलते हुए देखना भी खेलने का तरीका है। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे को देख रहा है कैसे खेल रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा डेवलप क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स। बच्चा देख रहा है कि दूसरा बच्चा कैसे खेल रहा है, बच्चा देख रहा है, देखकर सीखता है, रूल्स कौन से फॉलो कर रहा है, मतलब ये कैसे खेल रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों नहीं कर रहा। तो बच्चे को देखने से सीखने को मिलता है। ठीक है, स्पेशली रूल्स सीखने को मिलते हैं, और दूसरा उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो उसको कहा गया ऑन लुकर प्ले। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल है। तो बच्चा देखकर समझता है, देखकर सीखता है, रूल्स सीखता है, उसमें ही बहुत हेल्पफुल है। फिर आता है फोर्थ, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब है, देखो घर में या क्लास में कहीं पे भी अगर ये बच्चे हैं, ये बच्चे मेनली 3-4 साल के हो सकते हैं, पैरेलल प्ले जो शो करते हैं। तो 2 बच्चे हैं, दोनों खेल रहे हैं,
दोनों एक जगह बैठकर खेल रहे हैं, बट दोनों आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, दो एक दूसरे की तरफ थोड़ा बहुत देख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं और खुद अपना खेल रहे हैं। तो पैरेलल प्ले में बच्चे एक से ज्यादा हैं, 2-3 बच्चे हो सकते हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं बट साथ में खेल नहीं रहे हैं। देखता है एक बच्चा, जैसे एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे है, तो यहाँ वाले बच्चे को देख रहा है, ये वाला बच्चा देख रहा है कैसे खेल रहा है और ये भी ऐसा खेलता है, तो दूसरे की नकल उतार लेते हैं बट आपस में बातचीत नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2-3 बच्चे एक साथ बैठे हैं, खेल रहे हैं अपने अपने खिलौनों से, एक दूसरे को देख रहे हैं खेलते हुए, एक दूसरे की नकल उतार रहे हैं बट आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको कहा गया पैरेलल प्ले। पैरेलली खेल रहे हैं। ठीक है, फिर जब थोड़े और बड़े होते हैं तब वो थोड़ा और डेवलप होते हैं और डेवलप होके वो आते हैं फिफ्थ, जिसको कहा गया एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव में अब क्या आएगा, देखो अब पिछले पैरेलल प्ले में क्या थे, साथ में खेल रहे थे, एक दूसरे को देख के उसकी नकल तक तो उतार रहे थे बट आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। यहां क्या होगा, अब एक दूसरे से ना खिलौने शेयर करने शुरू करेंगे, वो देखेंगे दूसरा क्या कर रहा है, उसको ये वाला खिलौना चाहिए, उठा के दे देंगे, बोलेगा कुछ नहीं कि इससे खेल, बट उसको पकड़ा देगा, वो भी अपना खिलौना इसको कुछ पकड़ा देगा, तो आपस में एक दूसरे की मतलब हेल्प कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे अच्छा क्या हो रहा है, 2 से 3 बच्चे हैं, अभी भी अलग अलग खेल रहे हैं बट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पे बच्चे क्या सीख रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करना, खिलौनों को, टॉयज को आपस में शेयर करना। तो आप ये कह सकते हो सोशल स्किल की डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पैरेलल प्ले में तो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं था, बस नकल उतार ली थी एक दूसरे की। तो सोशल स्किल्स यहां से बहुत अच्छे से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब दूसरे बच्चे को उसने देखा ना कि इसको ये वाला खिलौना चाहिए तब ये ढंग से खेल पाएगा, उसने उसको पकड़ा दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहां से डेवलप हो रहे हैं। इसमें मतलब एसोसिएटिव प्ले से आप कह सकते हो स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो सोचने लग गए हैं। तो एसोसिएटिव प्ले इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और फिर सबसे हाईएस्ट लेवल पे आते हैं बच्चे खेलने के, जिसको कहा गया 6th लेवल पे कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले, जिसके तो नाम से ही पता चल रहा है, कोऑपरेट करते हैं बच्चे, एक दूसरे को पूरी तरह से हेल्प करते हुए साथ में मिलकर खेलते हैं। अभी तक एसोसिएटिव प्ले में भी साथ में मिलकर नहीं खेल रहे थे, बस खिलौना शेयर कर रहे थे कि तू मेरा खिलौना ले ले, तू मेरे को दे दे, इस तरह से हो रहा था। तो यहां पे क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव प्ले में बच्चे टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर, साथ में मिलकर खेल रहे हैं। जैसे कोई पजल है साथ में मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, कोई बोर्ड गेम है जैसे कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, साथ में मिलकर खेल रहे हैं। तो इसमें तो और अच्छे से सोशल स्किल डेवलप होंगे, इसमें और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगे। और सबसे अच्छा क्या होगा, सोशल स्किल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आगे जाके अडल्ट लाइफ में हमें सोसाइटी के बीच में रहना है, लोगों के साथ मिलजुल कर, तो ये सबसे अच्छा यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये 5-6 साल का बच्चा कर रहा होता है, बहुत अच्छे से कर रहा होता है। आपको भी पता है लूडो कैरम जैसे गेम बच्चे 4 साल से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो खैर घर वालों के ऊपर भी है कि कितना अच्छे से उनको देते हैं, बट 4-5 साल 6 साल तक का बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा होता है। तो मिलरेड पार्टनर ने जो दिया है ये 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए ही दिया है। और उन्होंने बताया ये 2 से लेके यहां तक 6 साल तक के बच्चे पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छे से इस तरह से खेलते हैं। और ये सारे प्ले हेल्पफुल हैं, चाहे वो अनऑक्यूपाइड प्ले हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट प्ले हो, ऑन लुकर हो, सब इंपॉर्टेंट है बच्चों के ये सारे स्किल जो डेवलप हो रहे हैं उसमें। ठीक है, इन सबको डेवलप करने में ये प्ले इज इंपॉर्टेंट है। अब इनके अलावा भी हैं और प्ले, ये तो मिलरेड पार्टन के दिए हुए हैं ना। अगर आप प्ले ढूंढने गूगल पे भी ढूंढोगे टाइप्स ऑफ प्ले, मतलब 30 तरह के प्ले हैं, 30 तरह के। यहां तो हमने 6 इंपॉर्टेंट वाले पढ़े हैं, अब हम 5 और पढ़ लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले, बट लिमिट कोई नहीं है खेलने के, मतलब खेलों के जो प्रकार हैं उनके अनलिमिटेड तरीके हैं। तो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे 30-35-100 तरह के भी मिल सकते हैं, बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो मिलरेड पार्टन के तो 6 तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ही, इन पे तो क्वेश्चन आना बनता है। हालांकि अभी रिसेंटली ही आने लगे हैं क्वेश्चन, पहले पुराने एग्जाम्स में नहीं आते थे। और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट वाले प्ले हैं तो उनकी बात करते हैं। मोर टाइप्स, और कौन कौन से टाइप है, इनमें सबसे फेमस जो है वो है मेक बिलीव प्ले, और इसके और भी नाम है। मेक बिलीव प्ले के अलावा इसको कहते हैं फैंटेसी प्ले, फैंटेसी प्ले, और इसके अलावा इसको कहते हैं ड्रामेटिक्स प्ले, ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स प्ले। इसमें क्या होता है, ये टर्म पियाजे ने भी यूज की है और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने यूज की है। अगेन ये जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो इन्हीं बच्चों के लिए है, 2 से लेकर 6 साल के बच्चे सारे कर रहे होते हैं ये सब भी। तो मेक बिलीव प्ले में क्या होता है, बच्चा दूसरों की एक्टिंग करता है। यहां पे क्या होता है, बच्चे ना खेलते हैं, आपने भी देखा होगा, बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, एक डॉक्टर बना हुआ है, एक को पेशेंट बना दिया, उनके पास किट है मान लो डॉक्टर वाली, छोटी सी बच्चों की जो खिलौने वाली आती है, और चेक कर रहे हैं कि तेरा ब्लड प्रेशर कितना है, ये सब। इस तरह से बच्चे शेफ बने हैं, बच्चे जैसे घर घर खेल रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो घर घर खेल रहे हैं तो एक हस्बैंड बन गया, एक वाइफ बन गई, और एक उनका बच्चा बन गया, तो दोनों ने बोला कि ये हमारा बच्चा है, उसको खिला रहे हैं, उसको सुला रहे हैं, ये सब आपने देखा होगा।
इसको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, इसको बोलते हैं फैंटेसी प्ले, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक्स प्ले। अब इसमें बच्चे करते क्या है, ध्यान से सुनिए, पहली चीज दूसरों की एक्टिंग कर रहे हैं, दूसरों की एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे सीख क्या रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का डेवलप क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, इमेजिनेशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। फिर दूसरों का रोल कैसे प्ले करना है, मतलब दूसरों की जगह लेकर कैसे हम उसकी तरह व्यवहार करेंगे, वो सीख रहे हैं। जिसको आप कह सकते हो कि बच्चे जो है कम्युनिटी और सोसाइटी में किस तरह के हमें रोल प्ले करने हैं, वो सीख रहे हैं। और लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है। यहाँ पे जब बच्चा डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर वाली टर्म्स कुछ यूज करता है ना, इंजेक्शन है, लगा दूंगा, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, इस तरह के। तो बच्चे नए नए शब्द सीख रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिल रही है मेक बिलीव प्ले से। तो ये बहुत फेमस है, मतलब इस पे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना कमेंट दिया है। तो मेक बिलीव प्ले क्या है, दूसरों की नकल उतारना, दूसरों की तरह बिहेव करना। जैसे टीवी में कोई देखा, शेफ देखा तो शेफ बने घूम रहे हैं, डॉक्टर देखा डॉक्टर बने घूम रहे हैं, है ना, इस तरह के। ये होता है मेक बिलीव प्ले। फिर एक और टाइप है, वो तो बहुत ही आसान है समझना, उसको आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कॉम्पिटिटिव प्ले। अगेन नाम से पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव प्ले मतलब कंपटीशन है। तो कंपटीशन में बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे हारना, बच्चे सीखेंगे जीतना। दोनों समझ में आएंगे कि हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या सीखेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करना। देखो हारने में स्ट्रेस होता है ना, उनको दुख होता है, घबराहट होती है, तो स्ट्रेस को हैंडल करना सीखेंगे, घबराहट को हैंडल करना सीखेंगे। बट साथ साथ क्या सीखेंगे, टीम वर्क। जनरली कंपिटिटिव प्ले अकेले नहीं होते, टीम वाले होते हैं, तो टीम वर्क सीखेंगे। इसके अलावा रूल्स को फॉलो करना सीखेंगे, क्योंकि खेलते हुए रूल्स को फॉलो करते हैं तब हम हार जाते हैं, अगर हम चीटिंग करें तो हम जीत जाते हैं। तो रूल्स को फॉलो करना सीखेंगे कंपिटिटिव प्ले से। तो कंपिटिटिव प्ले कुछ भी हो सकते हैं, फुटबॉल भी हो सकता है, टेनिस भी हो सकता है, लूडो भी हो सकता है, कैरम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। बट कंपिटिटिव प्ले से बच्चे स्ट्रेस मैनेज करना, हार जीत को समझना, रूल्स को फॉलो करना, ये सब सीखते हैं। ठीक है, फिर अगला है, वो भी बहुत आसान है, फिजिकल प्ले। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, फिजिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटी। जैसे बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, ये फिजिकल प्ले है। जैसे बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, ये फिजिकल प्ले है। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई भी ऐसा प्ले जिसमें फिजिकल वर्क हो, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, साइकिलिंग हो गया, बच्चे साइकिल चलाते हैं तो वो भी फिजिकल प्ले है। या बॉल को थ्रो करना हो गया, बॉल को कैच करना हो गया, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें अपनी बॉडी के जो लाइक मसल्स हैं उनका यूज किया जाए। और इससे आप खुद समझ सकते हो, फिजिकल प्ले से फिजिकल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, मसल्स में हेल्प मिलेगी, मसल्स के डेवलपमेंट में, बॉडी पे कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो ये फिजिकल प्ले है। फिर एक टाइप का प्ले है कंस्ट्रक्टिव प्ले। ये भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव प्ले। इसके नाम में वर्ड आया है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ बनाना। तो आपने भी बचपन में किया होगा, बच्चे भी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे रेत से घर बना रहे होते हैं, मिट्टी से घर बना रहे होते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव प्ले है। इसके अलावा जैसे घर के अंदर ही बच्चे क्या करते हैं, तकिए लेके और चद्दर लेके ऊपर से ऐसे तंबू सा डाल देंगे और बोलेंगे ये हमारा घर है, अंदर जाते हैं उसके, फिर अंदर कुछ कुछ खेलते हैं। तो वो क्या है, वो बच्चों की कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना। तो बच्चे निर्मित करना सीख रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पे बच्चे क्या सीख रहे हैं, बिल्डिंग समथिंग, कुछ बनाना। चाहे वो रेत का घर बनाना हो, चाहे वो तकिए और चादर लेके घर बनाना हो। और इसके अलावा ये भी आ सकता है जैसे कुछ कट पेस्ट करके चिपकाने वाला। तो बच्चे कटिंग करके चिपका रहे हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे घर घर खेलते हैं तो घर को सजाते हैं, तो बच्चे क्या लेके आएंगे, कागज लेके आएंगे, उसको काट काट के चिपकाएंगे, दीवारों पे सजाएंगे। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव प्ले है। इससे बच्चे नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं, सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले, इसमें मेनली क्या आता है, सिंबल्स है यहाँ पे वर्ड। अब सिंबल्स रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंबल बोलने वाले फॉर्म में भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है। जैसे इसमें मेनली क्या आता है, इसमें आता है जैसे बच्चे गाने गा रहे हैं, साथ में खड़े होकर गा रहे हैं। इसमें बच्चे एक दूसरे को कहानियां सुना रहे हैं। इसमें बच्चे जोक्स सुना रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंबॉलिक प्ले में सिंबल्स का यूज करके, चाहे वो बोलने वाले हो या लिखने वाले हो, लिखने वाले भी हो सकते हैं। जैसे ड्राइंग करना, तो बच्चा ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग में दिखाता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मैं हूं, ये हमारा पीछे घर है। तो ये भी सिंबॉलिक प्ले है। ठीक है, ड्राइंग बनाना, सिंगिंग करना और ये सब चीजें। तो इसमें बच्चा ना अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। बच्चे का एक्सप्रेस करना क्या है, वो ड्राइंग की फॉर्म में हो सकता है, वो बोलने वाली फॉर्म में हो सकता है। तो एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से सीखता है अपने आप को सिंबॉलिक प्ले में, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स का यूज करके कुछ एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 और फेमस वाले प्ले हैं, इनके बारे में भी आपको इसलिए मैंने बता दिया। ये 6 जो है, ये मिल्ड्रेड पार्टन के सबसे ज्यादा फेमस वाले प्ले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तो क्वेश्चन बनता है। और इन पे क्वेश्चन दिखा मेरे को मेक बिलीव प्ले पे कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, तो इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ प्ले।
जो हमें डिस्कस करने थे, बट आप याद रखिए टाइप्स ऑफ प्ले अनलिमिटेड है। अगर आप और चाहें तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं, बट 100 से ज्यादा तरह के प्ले आपको मिल जाएंगे, वो आपकी मर्जी है पढ़ना अगर आप चाहो। बट मुझे लगता है ये 6 और ये 5, ये 11 प्ले बहुत हैं कोई भी एग्जाम अगर आप करना चाहते हो, और इवन चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए भी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर तरह से ये 11 प्ले बहुत अच्छे से अगर आपको आ गए तो चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए भी बहुत अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो कि टाइप्स ऑफ प्ले पे आए हुए हैं, या थोड़े से मैंने जो बनाए हुए हैं उनको, ताकि आपकी इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो आप वो पीडीएफ खोल लीजिए, आपको मिला हुआ है। सबसे पहला है अनऑक्यूपाइड प्ले। व्हाट इज अनऑक्यूपाइड प्ले? ये रहा, जहां पे बच्चा कुछ एक्चुअली कर नहीं रहा है, बट रैंडम मूवमेंट कर रहा है, कमरे में इधर से उधर भाग रहा है, कार है उसको ऐसे ऐसे बस हिला रहा है, बॉल को घुमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब उसका कोई पर्पस नहीं है, उसको अनऑक्यूपाइड प्ले बोलते हैं। और इसलिए आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन चाइल्ड इज एक्चुअली इज नॉट प्लेइंग एट ऑल बट एंगेज इन सीमिंगली रैंडम मूवमेंट, कुछ भी कर रहा है, खेल नहीं रहा है एक तरह से। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, when two child having fun playing side by side in their own little world without interaction, दो बच्चे खेल रहे हैं बट इंटरेक्ट नहीं कर रहे। अब देखो यहां तक तो अकेला ही बच्चा होता है, 3 तक, 2 बच्चे आते हैं यहां से, तो पैरेलल प्ले में बच्चे खेल रहे होते हैं अलग अलग अपने आप और एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आंसर हो गया इसलिए पैरेलल प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एसोसिएटिव प्ले? एसोसिएटिव प्ले में क्या था, बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे से खिलौना भी शेयर कर रहे हैं, बट पूरी तरह 100% इंटरेक्शन नहीं है, ये होता था। तो पहला तो नहीं है, आंसर है थर्ड, व्हेन टू चिल्ड्रन प्लेइंग सेपरेटली फ्रॉम वन अनदर बट इन दिस मोड ऑफ प्ले दे आर इन्वॉल्व विद व्हाट द अदर आर डूइंग। तो दूसरा कर क्या रहा है, उसमें बच्चा इन्वॉल्व है। ठीक है, और तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 4, when children play together using all social skills, सारे social skills सब यूज कर रहा है बच्चा, इसको कोऑपरेटिव प्ले कहते हैं। कोऑपरेटिव प्ले में सबसे अच्छे से बच्चा social skills यूज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फैंटेसी प्ले? मैंने आपको बताया फैंटेसी प्ले, मेक बिलीव प्ले, ड्रामेटिक्स प्ले, ये सब क्या है, जहां पे बच्चा दूसरे की नकल उतारता है, नर्स की, डॉक्टर की, पुलिस की, वेटर की, शेफ की, इस तरह की। तो इसलिए यहां पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फिजिकल प्ले? फिजिकल प्ले में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, ये सब। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, अ चाइल्ड हु इज बिल्डिंग विद ब्लॉक्स, कुछ बना रहा है, ब्लॉक्स का यूज करके बिल्डिंग बना रहा है, रोड बना रहा है टॉय कार्स के लिए, और पिलो का यूज करके फोर्ट बना रहा है, किला बना रहा है अपना। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्ले, बच्चे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ चाइल्ड सिंग्स, राइम्स, डू ड्राइंग, कलरिंग, काउंटिंग, मेकिंग म्यूजिक, ये है सिंबॉलिक प्ले, बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है ड्राइंग से, कहकर, गाना गाकर, स्टोरी सुनाकर, तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ प्ले के। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आएगा, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, और अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली कर पाएंगे।